हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS-PCS। ये 15 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आर्टिकल इम्पोर्टेंट होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं और कुछ लाइंस जो है अंडरलाइंड होते हैं। इस तरह से इसको आप बाद में एज अ क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल से। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल यूएस और ईरान वॉर जो चल रहा है उसमें अभी जो पीस टॉक हुआ था वो अग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाया और फेल हो गया। ऑथर ने कुछ सॉल्यूशन दिए हैं। यहाँ पे ऑथर ने इस आर्टिकल में कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज है वो रिजॉल्व हो सकते हैं अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब। और इसमें जो ऑथर के द्वारा सजेस्ट किया गया है जो मेन 3 इश्यूज है। फर्स्ट इशू जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का है वो, सेकंड जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक कॉन्फ्लिक्सियस इशू बना हुआ है वो, और तीसरा लेबनान के साथ बातचीत जो कि इजराइल और लेबनान के बीच ये न्यूज़ में है। सो ये 3 मेन इशूज जो है इसी के अराउंड जो है पूरा आर्टिकल लिखा गया है और ये 3 ही मेन इशूज जो है जो अभी मेन रूप से ये वॉर जो चल रहा है उसके अराउंड ये चल रहा है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट जो है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। यूरेनियम जो है इसके डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। कहने का मतलब कि यूरेनियम जो है 235, यूरेनियम 238। तो नेचर में यूरेनियम एक ही आइसोटोप में अकर नहीं करता है, मतलब कि यूरेनियम जो नेचर में है वो डिफरेंट आइसोटॉप्स के रूप में एग्जिस्ट करता है और इसमें से कुछ जो है न्यूक्लियर फिजन करते हैं और जो न्यूक्लियर फिजन आसानी से हो जाते हैं उसी से न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 ये जो है हाईली फिजिबल मटेरियल है और इसी से न्यूक्लियर बम बनाया जाता है। बट जो नेचुरल नेचर में यूरेनियम मिलता है उसमें केवल 0.7% ही यूरेनियम 235 एग्जिस्ट करता है। सो इसी को जो है एनरिच किया जाता है, मतलब कि दो यूरेनियम 235 के प्रेजेंस को बढ़ाया जाता है और इसको 10%, 20%, 20% से ऊपर 90% ये इस तरह से किया जा सकता है। इसी को एनरिचमेंट बोलते हैं। जब ये एनरिचमेंट जो है 3 to 5% के आसपास होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रूप में यूज किया जा सकता है। जब ये इनरिचमेंट जो है 20% या उससे ज़्यादा होता है तब इसको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं और यही जो है ये दोनों जो इजराइल ईरान के वॉर, यूएस के बीच वॉर चल रहा है, ये कंटेंसस इशू जो है ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के है। मतलब यूएस और इजराइल का कहना है कि ईरान के पास जो है 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो है 400 kg अवेलेबल है। और ये जो अभी यूएस फोर्सेस के द्वारा एक्शन किया गया था जिसमें कहा गया था कि यूएस का जो एक आर्म फोर्स का पर्सनल है उसको रेस्क्यू किया गया था, तो उसके बीच ये भी कहा जा रहा है कि यूएस का ये ऑपरेशन जो है सिर्फ उस पर्सनल का रेस्क्यू करने का नहीं था बल्कि जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है यूरान में वो कहीं पे उसको जो है लाने का प्रयास किया गया था। बट डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम जो है अलग अलग जगहों पर इसको डिस्पर्स करके रखा गया है। तो किसी कंट्री में जाकर किसी दूसरे कंट्री के फोर्सेस के द्वारा मतलब 200-300 जितने भी नंबर हो इस तरह के हाईली सिक्योरिटी से लैस इस तरह से यूरेनियम को मतलब लेकर के आना वो पॉसिबल नहीं है। सो ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के अराउंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। वो ऐसे कि जो यूएसए है उसका कहना है कि जो 3.67% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है यूएसए चाहता है कि उसको 20 ईयर्स तक के लिए एज इट इज रखा जाए, जबकि ईरान कहता है कि हम लोग 5 साल के लिए ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि यूएसए चाहता है कि जो
जो एग्जिस्टिंग एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान उसको बहुत ज़्यादा एनरिच ना करे और 20 सालों तक के लिए उसको वैसा ही रखे। बट ईरान जो है 5 साल के लिए अग्री है। उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच ऑथर का कहना है कि यूएस के पास क्या ऑप्शंस है इस हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के। मतलब ये ईरान से यूएसए को कैसे हैंड ओवर किया जा सकता है। फर्स्ट, अगर आर्म्ड फोर्सेस जो है रेड करती है। दूसरा, अगर ईरान जो है खुद हैंड ओवर कर देता है। और तीसरा, अगर रेजीम चेंज होता है तब। पहला रेड जो यूएसए ने ट्राई किया वो तो पॉसिबल नहीं हो सका। दूसरा, रेजीम चेंज होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो तीसरा एक जो लास्ट ऑप्शन है वो है अगर ईरान खुद से इसको हैंड ओवर कर देता है तब। उस केस में क्या सिनारियो हो सकता है वो ऑथर ने बताया है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ईरान को अपना जो इन्वेस्ट यूरेनियम है वो हैंड ओवर करना होगा और फिर यूएसए जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान पे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जो इसके असेट्स जो है फ्रीज किया हुआ है वर्ल्ड वाइड, उसको डिफ्रीज करना होगा और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, न्यूक्लियर पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें इसको हेल्प करना होगा। ये गिव एंड रिटर्न का, गिव एंड बैक का ये डील है। तो दोनों को कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। ऑथर ने ये सारे सजेशंस दिए हैं। ये तो फर्स्ट इशू हुआ। सेकंड इशू है होर्मुज का। अभी जैसा ट्रंप ने कहा था कि वो होर्मुज को ब्लॉक करेगा, बट फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि ये सिर्फ ईरान में आने जाने वाले शिप्स को इसको ब्लॉक किया जाएगा। अभी का हालत ये है कि फिर से ऐसा लग रहा है कि ईरान और यूएसए के बीच में जो टॉक है फिर से शुरू हो सकते हैं। ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर दोनों के बीच कोऑपरेशन हो और यूएसए जो है ईरान के जो असेट्स हैं उसको डीफ्रीज करे। और अभी आप जैसा देख रहे होंगे कि जब ईरान ने ब्लॉक किया था स्टेट ऑफ हुर्मुज को, तो वो जो है टॉल भी कलेक्ट कर रहा था। मतलब कि जो भी शिप्स यहाँ से गुजर रहे हैं उसको टॉल देना होता था ईरान को। यूएसए का कहना है कि हम लोग ज्वाइंट, यूएसए ईरान जो है इसको मैनेज कर सकते हैं इस हुर्मुज को, और ज्वाइंट टॉल जो है हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहना है कि ये जो है ये इलीगल है और जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है उसके अगेंस्ट जाता है। बिकॉज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी कहता है कि दूसरे कंट्रीज को फ्री नेविगेशन इसको अलाउ किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी कंट्री के बॉर्डर से कोई सी का स्ट्रेट गुजरता है तो वो कंट्री उसको ब्लॉक नहीं करेगा, उससे टॉल नहीं लेगा, मतलब शिप्स के लिए चार्जेस नहीं लेगा और फ्री नेविगेशन को अलाउ करेगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं सिंगापुर जैसे कंट्री जो मलक्का स्टेट्स को यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, बट वो टॉल नहीं लगाते। यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सी है उसके अनुसार फ्री नेविगेशन है। तो ये भी जो है एक दोनों के बीच कंटेंशियस इशू है और इसको भी जो है कॉम्प्रोमाइज के जरिए रिजॉल्व किया जा सकता है। तीसरा जो इशू है लेबनान का। हिजबुल्ला एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो लेबनान में एग्जिस्ट करता है और ये ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है और फिर वहाँ से ये इजराइल को टारगेट करता है। अभी इजराइल के पास एक अपॉर्चुनिटी था, वो जितना से ज़्यादा हिजबुल्ला को अटैक कर सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। यही इजराइल कर रहा है। इसी बीच जब चारों तरफ से प्रेशर आया तब इजराइल ने हिजबुल्ला को एक टॉक्स के लिए ऑफर किया, बट हिजबुल्ला ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। ऑथर का कहना है कि अगर यूएसए इजराइल को और ईरान हिजबुल्ला को अगर प्रेशराइज करे, मतलब कि अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके, मतलब बिकॉज उन्हीं के अराउंड ये वॉर लड़ा जा रहा है, दोनों को टॉक टेबल पर लाया जा सकता है। जैसा कि हम अभी सुन भी रहे होंगे, इजराइल और लेबनान जो है बातचीत करने के लिए तैयार है। बिकॉज इस वॉर से पूरी कंट्री को जो है इसका इम्पैक्ट झेलने को मिल रहा है और वो निगेटिव इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा, कब तक रहेगा, ये कोई नहीं जानता। ये वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए ये ज़रूरी है कि इसको
रिजॉल्व होना रिजॉल्व किया जाना चाहिए, और हर एक कंट्रीज को जो इसमें इन्वॉल्व है उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज गिव एंड टेक करना होगा। आई होप ये न्यूज आर्टिकल आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इसके ऑथर सी राजा मोहन जी हैं। ये रेगुलर आर्टिकल्स लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए। सो इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है कि जो पहले यूएस लेड एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज या इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था वो यूएस लेड था। मतलब कि यूएसए जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था और फ्री नेविगेशन इसको इंश्योर करता था। मतलब कि ओवरऑल अरेंजमेंट जो है यूएस लेड था। बट चूंकि यूएस जो है अब अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है और उसके पॉलिसीज जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। सो ऑथर का कहना है कि एशियन कंट्रीज जो है वो खुद से उनको जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपने हाथों में लेना होगा। और इसमें अरब कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और जो मेन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये इनको एक ब्लॉक बनाना होगा और खुद जो है बातचीत करके इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट को तय करना होगा। जो अभी ये ईरान वॉर चल रहा है इसमें जो इंडिया का जो प्रायोरिटी रहा है कि नेविगेशन जो है शिप का नेविगेशन जो है फ्री हो, इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। और दूसरा जो एनर्जी है उसकी सिक्योरिटी, मतलब इंडिया का ये दो मेन प्रायोरिटी गोल रहा है। और दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं वो तो देखना ही है, बट अपना जो इंडिया का मेन गोल है अभी फ्री ट्रेड, मतलब कि जो शिप से यहाँ से गुजरते हैं वो फ्री हो, कैसे इंश्योर उसको किया जा सके। और फिर एनर्जी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। सो ऑथर का कहना है कि अभी हमारे यहाँ साउथ कोरिया के लीडर आने वाले हैं, हेड्स आने वाले हैं। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे उसको भुनाते हैं। मतलब अभी हमारा साउथ कोरिया के साथ जो रिलेशन है वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स रिलेशन है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन के बारे में सुनते होंगे और दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे कि चिप्स के बारे में। सो साउथ कोरिया जो है इस पे काफ़ी आगे है। सो हमारे और साउथ कोरिया के बीच अभी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो अच्छे लेवल पर है। तो ऑथर का कहना है कि हम इसको स्ट्रेटजिक लेवल पर बदल सकते हैं। और अभी ये एक मौका है वो ऐसे कि जो ये गल्फ वॉर चल रहा है, ईरान वॉर चल रहा है, उस बीच जो हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो यूएस लेड जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको चेंज होता है वो दिखाई दे रहा है। और एशियान कंट्रीज जो है वो जो है अपने हाथों में इनको लेना चाहिए। उसके बाद जो डिस्ट्रक्शंस गल्फ कंट्रीज में या ईरान में हुए हैं, तो गल्फ कंट्रीज भी ये सोच रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जैसे जो चोक पॉइंट है उससे कैसे बचा जाए। मतलब कि आने वाले फ्यूचर में भी अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए वे तैयार हो रहे हैं और दूसरे अल्टरनेटिव रूट्स को बना रहे हैं। तो इसमें जो है रोड्स के थ्रू पाइपलाइंस और भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंडिया और साउथ कोरिया के बीच एक अपॉर्चुनिटी है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। और वो दोनों जो है ज्वाइंटली, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है हमारे यहाँ है और इसका यूज करके हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है उससे 20% ग्लोबल ऑयल और गैस उससे जाता है। तो काफ़ी डिपेंडेंस है इसका एनर्जी और गैस के लिए इस चोक पॉइंट पे। सो ऑल्टरनेटिव रूट्स खोजा जा रहा है और यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और अगेन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है गल्फ कंट्रीज का उसमें भी गल्फ कंट्रीज जो है रीअसेस कर रहे हैं। जो पहले ये यूएसए के अलाइज थे, बट जो अभी उनको ये सिचुएशंस फेस करना पड़ रहा है, तो क्या आगे भी अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो मतलब कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। सो वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी रीअसेस कर रहे हैं। तो उसमें भी इंडिया और साउथ कोरिया जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, मैरीटाइम कोऑपरेशन है, तो ये सब एरियाज हैं जो कि पूरे रीजन को इफेक्ट कर रहे हैं। और इसमें साउथ कोरिया और इंडिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो ये पूरा न्यूज आर्टिकल जो है इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट,
नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल वर्कर के प्रोटेस्ट को लेकर के है। नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था और वो वायलेंट हो गया था, इस वजह से न्यूज़ में है। सो ये आर्टिकल जो है वो प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से वो प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरा आर्टिकल उसी पे बेस्ड है। जो मिनिमम वेजेज होते हैं, अभी आप जैसा जानते हैं कि लेबर कोड के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट लेबर लॉज थे उसको लेबर कोड में बदल दिया गया था, और इसमें कोड्स ऑन वेजेस मतलब वेज से रिलेटेड जो लॉ है, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज और वर्कर्स के बीच रिलेशन, तो ये सबसे रिलेटेड लॉ जो है इस लेबर कोड में है। सो वेज जो है लेबर का, वो दो कंपोनेंट होते हैं इसको, एक बेस होता है और एक जो है जो इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया हुआ ये वेज होता है, जो सीपीआई बेस्ड होता है। मतलब कि किसी भी वर्कर को एक जो मिनिमम वेज मिलता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जो बेस होता है और एक इन्फ्लेशन का एडजस्ट किया हुआ कंपोनेंट होता है। तो ये जो बेस है, ये जो रूल अभी आए हैं उसका कहना है कि हर एक 5 साल पे स्टेट को इस वेजेज को रिवाइज करना चाहिए। सो ये यहाँ पे जो क्लाउज है उसमें शुड लिखा हुआ है। शुड कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि स्टेट जो है 5 साल में रिवाइज ही करेंगे, मतलब अपने स्टेट की स्थिति को देखते हुए वे वेज को, बेस वेज को रिवाइज करेंगे। सो ये एक कंटेंशियस इशू है वर्कर्स के लिए। कोई स्टेट 10 साल में रिवाइज कर रहा है, कोई 12 साल में कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट के भी अपने एक रीजन्स हैं इनके। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है इन्फ्लेशन का, 2021 से 2026 तक जो इन्फ्लेशन है उसमें 24 से 26% इतनी बढ़ोतरी हुई है। जबकि जो स्टेट्स हैं, जो इन्फ्लेशन के एडजस्टेड जो वेज है उसमें जो बढ़ोतरी की गई है वो 15 से 24% है। मतलब कि ये डिफरेंट स्टेट्स का मैं रेंज बता रहा हूँ, 15 से 24%। तो इन्फ्लेशन जहाँ 24 से 26% है, वेज हाइक जो है उस रेशियो में नहीं हुआ है। सो यही मेन वजह बना है ये जो वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके प्रोटेस्ट का। सो दूसरे जो स्टेट्स हैं उनको देखकर वर्कर्स जो हैं उनका कहना है कि दूसरे स्टेट्स में जब इन्फ्लेशन को देख करके इतना हाइक किया जा रहा है तो हमारा जो है वेज वो क्यों हाइक नहीं हो रहा। सो यही मेन कॉन्टेंशियस इशू है। अब समझते हैं गवर्नमेंट के क्या लिमिटेशंस है इसमें, गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है। क्योंकि जो लेबर कोड अभी आए हैं उसमें जो सारे रूल्स हैं ड्राफ्ट हो चुके हैं और वो पब्लिक में कमेंट के लिए वे रिलीज किए गए हैं। सो रूल जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है। सो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंफ्यूजन में है। जैसे कि आप वर्किंग आवर को ही ले लें, पहले जो लेबर लॉस था उसके अनुसार वर्किंग आवर 9 to 10 आवर पर डे था, अब उसको 8 डे कर दिया गया है और पर वीक ये 48 आवर्स जो है कि वर्क का जो है प्रावधान है। सो इसमें क्या रूल है कि इंडस्ट्रीज जो है फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार इस 48 आवर को डिवाइड कर सकती है और बीच में जो हॉलीडे है उसको अपने तरीके से मैनेज कर सकती है। सो ये सारा रूल जो है अभी प्रॉपरली पब्लिक डोमेन में नहीं है, बिकॉज लेबर कोड जो है पिछले साल ही बना है। सो इस वजह से ये कन्फ्यूजन हो रहा है। और जो पहले मैंने बताया कि बेस और इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेज, सो ये जो है प्रॉपरली जिस प्रोपोर्शन में इन्फ्लेशन राइज हुआ है उस प्रोपोर्शन में वेज उनका हाइक नहीं हुआ है, और जो बेस रिवीजन है उसको लेकर के कन्फ्यूजन है। सो यही सब वजह है कि वर्कर्स जो है और इंडस्ट्रीज के बीच जो कन्फ्यूजन हुआ है और ये जो वेज हाइक है उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है जन विश्वास एक्ट। ये 2023 में एक एक्ट लाया गया था और अभी 2026 में दूसरा लाया गया है। सो ये क्या है, जो क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंडर वैसे लॉज जो कि
आउटडेटेड हो चुके हैं, या फिर वैसे क्रिमिनल लॉज जो कि ओरिजिनली क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मतलब कि वे, जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस जब होता है तब उसमें इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, ये सब पनिशमेंट दी जाती है, मतलब कि पनिशमेंट जो है हार्श होता है। बट जो नॉर्मल सिविक जो ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट या फिर पब्लिक ऑफिसर को कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसके ड्यूटी में, या फिर आप ऐसे ले लें रेलवे में कोई विदाउट टिकट पकड़ा गया हो, हालांकि ये यहाँ पे शामिल नहीं है। दूसरे इशूज जैसे कि एक जो कि बहुत समय से चला आ रहा है, यदि कोई चिल्ड्रन जो है पब्लिक प्लेस में या यूरिनेट कर देता है तो उसके पेरेंट्स को ये फाइन देना होता है, मतलब कि ये जो है पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ माना जाता है। उसके बाद इसी तरह के दूसरे जो एक्ट हैं उनको, जिनको ऑफेंसेस माना गया है, उनको जो है सिंपल तरीके से कम पनिशमेंट, और जो क्रिमिनल लॉज अब जरूरत नहीं है, मतलब कि आउटडेटेड हो गए हैं, जैसे कि पब्लिक स्ट्रीट लाइट, तो पहले हमारे यहाँ लैंप होते थे, बट अब लैंप की तो जरूरत ही नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी है। सो अगर कोई पब्लिक स्ट्रीट लैंप को डिसरप्ट करता है तो उसके अगेंस्ट रूल था। सो ये सब रूल अब डिफंक्ट हो चुके हैं, तो इसी सब रूल्स को जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर वैसे रूल्स जो कि लेस पनिशमेंट के द्वारा या लेस हार्श पनिशमेंट के द्वारा उसको रेशनलाइज किया जा सकता है, डीक्रिमिनलाइज किया जा सकता है, मतलब कि पूरी तरीके से ओमिशन किया जा सकता है, मतलब कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके लिए पनिशमेंट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। वो कुछ है कंपाउंड, जैसे कि कंपाउंड कहने का मतलब है कि फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट। सो इस तरह के लॉ जो आउटडेटेड हो चुके हैं उसी को सिंप्लीफाई करना, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो पब्लिक है उसका कोऑपरेशन, और जो गवर्नमेंट की डिफरेंट सर्विसेज हैं ताकि पब्लिक को सुविधा हो सके। सो ये सब मेन पर्पस है इन जो रूल्स हैं उनको रेशनलाइज करने का, और यही जो है एक एक्ट जो है 2026 में लाया गया है। ये पहले 2023 में इसके 2023 के एक्ट के अंडर 123 प्रोविजंस जो कि 42 लॉज के अंडर में आते थे उसको जो है सिंपलर बनाया गया। अब ये 2026 का एक्ट जो है इसमें 79 लॉ के अंडर 784 ऐसे प्रोविजंस है जिनको बदला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम फैसिलिटी इसको लॉन्च किया गया है, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। सो ये न्यूज़ में है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? क्वांटम टेक्नोलॉजी ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड होता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? जो एटम के जो बेसिक यूनिट्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके कंप्यूटर बनाया जाता है, कंप्यूट किया जाता है। सो इसी को क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं। और इससे रिलेटेड हमारा नेशनल क्वांटम मिशन, इसके जरिए जो है हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। और ये फैसिलिटी जो है अमरावती में जो लॉन्च हुआ है वो इंडिजिनस टेस्टिंग फैसिलिटी है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। अब ये वर्क कैसे करता है क्वांटम कंप्यूटिंग? जैसे कि कंप्यूटर है तो आपको अगर ए टाइप करना हो कंप्यूटर में, सो पहले आप ए की को दबाते हैं। ए जो है एक नंबर से लिंक्ड होता है, ये नंबर जो है बाइनरी नंबर से लिंक्ड होता है। ये बाइनरी नंबर कहने का मतलब है कि ये नंबर्स जो हैं
आइदर जीरो हो सकते हैं, एक आप इसको एक स्विच की तरह समझ सकते हैं, ये 0 या 1 हो सकते हैं। यही बाइनरी नंबर जो है, जो स्क्रीन में एलईडी लगे होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है प्रोवाइड करते हैं, और उस एलईडी स्क्रीन में बहुत सारे मिलियंस जो है वो छोटे छोटे एलईडी डॉट जैसे होते हैं, जो कि चाहे तो वे ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, और उन्हीं के जलने या ऑन या ऑफ से एक लेटर को आप टाइप कर पाते हैं। तो ये जो 0 और 1 है, इसको, ये जो बाइनरी नंबर है, इसको बिट कहा जाता है। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, इसमें बिट जो है चाहे तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और साथ ही 0 और 1 दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। सो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और चूंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है, चूंकि यहाँ 0 और 1 है, और यहाँ 0 1 और 1 0 दोनों एक साथ, जिसको सुपर इम्पोजिशन कहा जाता है। सो इसमें कॉम्बिनेशन जो है बढ़ जाता है। सो इस वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, ये काफ़ी, जो नॉर्मल कंप्यूटर है उससे काफ़ी तेज होता है, और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी जो है और डेवलप होगी। सो इसी से रिलेटेड एक फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। सो ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है मनरेगा, इसके तहत वेज हाइक हर एक ईयर किया जाता है, तो इस साल जो है डिले हो रहा है। सो ये न्यूज़ में है। मनरेगा, इसको नए एक्ट के तहत 2025 में इसका नेम जो है चेंज किया गया है। इसको विकसित भारत गारंटी फॉर रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको ये रीनेम किया गया है। तो इसके अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप जैसा जानते हैं मनरेगा के तहत एक साल में मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क ये प्रोवाइड किया जाता है। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, मतलब प्रायोरिटी होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, और फिर सेकेंडरी आउटकम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी उससे प्रोड्यूस होता है वो। सो मनरेगा के तहत 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर किया जाता है, और ये एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। तो गवर्नमेंट जो है इसमें डिफरेंट चेंजेस कर रही है। सो इसमें जो हर एक साल फाइनेंशियल ईयर से पहले जो इसमें रिवीजन किया जाता है, वो इस बार नहीं किया गया है, बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं। सो ये न्यूज़ में है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।